गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का अपन ने IUPAC पद्धति कंप्लीट कर ली थी। एल्केन एल्कीन एल्काइन जो थे अपने वो कंप्लीट हो गए थे। आज हम अपना जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है अपर रूप। टॉपिक का नाम है बच्चों अपर रूप। देखो बच्चों, अपरूप होता क्या है उसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं पहले। तो अपरूप किसी तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जो गुणधर्मों में एक दूसरे से भिन्नता प्रकट करते हैं। किसी तत्व के दो या दो से अधिक यौगिक जो गुणधर्मों में एक दूसरे से भिन्नता प्रकट करते हैं, ये उनका जो गुण होता है उसको अपरूप कहते हैं। ये अपरूप कहलाते हैं और इनका जो ये गुण होता है उस गुण को बोलते हैं अपन अपर रूपता। अपर रूपता। तो दो या दो से अधिक तत्वों के ऐसे यौगिक, किसी एक ही तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जो गुणधर्मों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं अपरूप कहलाते हैं और उनके ये जो गुण होते हैं वो अपरूपता कहलाता है। तो अपन इसकी जो डेफिनेशन है उसको नोट करते हैं यहाँ कि किसी तत्व के दो या दो से अधिक यौगिक जो गुणधर्मों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अपर रूप कहलाते हैं। दो या दो से अधिक रूप होते हैं किसी एक ही तत्व के जो क्या करते हैं, गुणों के अंदर भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जो यौगिक होते हैं उनको अपरूप कहते हैं और उनका ये जो गुण होता है, उनका ये गुण अपर रूपता, उनका यह गुण अपरूपता कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, अपरूप क्या होता है और अपरूपता किसे कहते हैं। अपरूप क्या होता है और अपरूपता किसे कहते हैं, दोनों की जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है। एक ही तत्व के ये यौगिक होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, गुणधर्मों में भिन्न होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं और इस गुण को ही अपरूपता कहा जाता है। अब हम यहाँ इस टॉपिक के अंतर्गत केवल कार्बन के अपरूपों की बात करेंगे। कार्बन के जो अपरूप हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पहले अपन बात करते हैं कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपर रूप। देखो बच्चों, कार्बन के अपरूप की हम बात करें तो उनका वर्गीकरण करते हैं अपन। कार्बन के अपरूप का जो वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार होगा। कार्बन के अपर रूपों का वर्गीकरण। कार्बन जो होता है आपको पता है, कार्बन जो है वो एक प्रकृति में पाए जाने वाला, कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, लेकिन इसके यौगिक हैं वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जो यौगिक होते हैं उनमें से कुछ यौगिक उसके अपरूप होते हैं। अपन कार्बन के अपरूप के वर्गीकरण करें तो कार्बन के अपर रूप दो रूपों में प्रकृति में पाए जाते हैं। कार्बन के अपरूप प्रकृति में दो रूपों में पाए जाते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय अपरूप। एक जो अपरूप होता है कार्बन का वो होता है क्रिस्टलीय अपरूप और दूसरा जो रूप होता है वो होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। अक्रिस्टलीय अपरूप। तो देखो बच्चों, हम देखते हैं क्रिस्टलीय अपरूप जो होता है वो क्रिस्टलीय अपरूप तीन प्रकार के होते हैं।
क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है आपके हीरा, दूसरा होता है आपके ग्रेफाइट और जो तीसरा होता है क्रिस्टलीय अपरूप की श्रेणी में वो आता है आपके फुलरीन। क्रिस्टलीय अपरूप की हम बात करें तो एक हीरा है, एक ग्रेफाइट है और एक फुलरीन है। आपके 3 कार्बन के अपरूप हैं। कौन से? क्रिस्टलीय प्रकृति के अपरूप जो हैं वो 3 हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय रूपों की। तो अक्रिस्टलीय रूपों में हम यहाँ देखते हैं कि ये 6 प्रकार के अपरूप हैं आपके। 6 प्रकार के अपरूप कौन कौन से हैं? एक है कोल, दूसरा है कोक, तीसरा है आपके जंतु चारकोल, तीसरा है कास्ट चारकोल, उसके बाद है काजल और लास्ट जो है वो है आपके कार्बन गैस। तो इस प्रकार से बच्चों आपके जो कार्बन के अपरूप हैं उन कार्बन के अपरूपों की हम बात करें तो कार्बन के प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले जो अपरूप हैं वो 2 रूप में होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलीय अपरूप और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप की हम बात करें तो क्रिस्टलीय अपरूप कार्बन के 3 होते हैं। एक होता है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा जो होता है वो होता है फुलरीन। इसी प्रकार हम अक्रिस्टलीय अपरूपों की अगर हम बात करते हैं तो प्रकृति के अंदर 6 प्रकार के अक्रिस्टलीय अपरूप कार्बन के पाए जाते हैं। एक है कोल, दूसरा कोक, जंतु चारकोल, कास्ट चारकोल, काजल और जो कार्बन गैस होती है वो आपके अक्रिस्टलीय अपरूप की श्रेणी में आती है। अपरूप क्या होता है? अपरूपता किसे कहते हैं? कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं इनके बारे में अपन ने यहाँ भी चर्चा की है। आपके सिलेबस के अंदर ये जो क्रिस्टलीय अपरूप हैं ये एक क्रिस्टलीय अपरूप ही आपके सिलेबस में है। तो आगे हम अपरूपों की जो चर्चा करेंगे उसमें कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। इनके बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके जो यूज हैं, उपयोग हैं वो क्या है। ये क्रिस्टलीय जो अपरूप हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, केवल यहाँ तक ही है, वर्गीकरण ही है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। कार्बन के अपरूप की अपन चर्चा कर रहे थे। कार्बन के जो अपरूप होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो अपन यहाँ सबसे पहले जो क्रिस्टलीय अपरूप हैं उनकी चर्चा करेंगे। क्रिस्टलीय अपरूप, और वो भी किसके? कार्बन के। क्रिस्टलीय अपरूप में हम कार्बन के अपरूप की बात करेंगे, यहाँ पे अक्रिस्टलीय रूप अपन पढ़ेंगे नहीं। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं पहले कि इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी। तो इसकी परिभाषा की हम चर्चा करें तो ऐसे कार्बन के अपरूप जिनमें कार्बन की जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्थित रूप में होती है। कार्बन परमाणु की जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्थित रूप में होती है। उसके अंदर जो बंध कोण और उसकी जो ज्योमिति होती है यौगिकी वो एक निश्चित ज्योमिति और निश्चित बंध कोण का निर्माण कर लेते हैं। तो अपन यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि ऐसे यौगिक, ऐसे अपरूप जिनमें कार्बन परमाणु की व्यवस्था कार्बन परमाणु की व्यवस्था व्यवस्थित होती है, व्यवस्थित
व्यवस्थित होती है। इनमें बंद कोण व ज्योमिति की भी एक इनमें बंद कोण व ज्योमिति की भी एक निश्चित व्यवस्था होती है। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता लगा होगा कि क्रिस्टलीय अपरूप वो अपरूप होंगे जिनमें कार्बन परमाणु की व्यवस्था निश्चित होती है। उनका जो ज्योमिति है, उनका जो बंद कोण है वो फिक्स होता है, निश्चित इनका आकार होता है, इसकी शेप जो होती है वो निश्चित होता है, बॉन्ड एंगल का जो मान होता है, बंद कोण का जो मान होता है वो फिक्स होता है। तो ऐसे अपरूप जिनमें निश्चित क्रम में व्यवस्थित परमाणु पाए जाते हैं, निश्चित बंद कोण का निर्माण होता है और निश्चित ही ज्योमिति का निर्माण हो जाता है, ऐसे जो अपरूप होते हैं वो क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। हम यहाँ पे कार्बन के अपरूप की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो परमाणु लिया है वो अपन ने कार्बन का परमाणु लिया है। वो कार्बन का परमाणु निश्चित व्यवस्था में होगा, उसका जो बंद कोण होगा वो भी निश्चित बंद कोण होगा और उसकी जो ज्योमिति होगी, उसकी जो शेप होगी वो भी कैसी होगी, एक निश्चित रूप में होगी। तो क्रिस्टलीय अपरूपों के अंदर निश्चित बंद कोण, निश्चित ज्योमिति और परमाणु की निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। तो इस आधार पे अपन कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय रूप होते हैं वह एक निश्चित ज्योमिति का निर्माण करते हैं। अब कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों की डेफिनेशन तो ये हो गई। कार्बन के जो क्रिस्टलीय अपरूप हैं उनकी अभी अपन ने चर्चा की थी। 3 प्रकार के ये पाए जाते हैं। पहले वाला जो है वो आपके है हीरा, दूसरा वाला जो है वो है आपके ग्रेफाइट और तीसरे वाला जो है वो है आपके फुलरीन। इस प्रकार से आपके जो क्या है, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन है वो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। तो यहाँ पे अपन एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं हीरे के बारे में। तो हीरे की संरचना कैसी होती है, इसका गुणधर्म क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात करें हीरे की, तो आपको पता है जो हीरा होता है वो एक प्रकार से आपके कार्बन का अपरूप है और वो क्रिस्टलीय अपरूप है। इसके अंदर कार्बन जो होता है, कार्बन के जो परमाणु होते हैं उसकी संयोजकता 4 होती है और हीरे के अंदर जो कार्बन परमाणु होता है वो 4 अन्य कार्बन परमाणु से एक त्रिविमीय व्यवस्था में जोड़कर चतुष्फलकीय त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण कर देता है। तो अपन इसकी जो संरचना है उसके एक एक गुण को नोट करते जाएंगे, फिर इसकी संरचना को भी अपन साइड में बनाते जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं कि हीरे में कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से, हीरे में कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर त्रिआयामी चतुष्फलकीय आकृति का निर्माण करता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हीरे के अंदर जो कार्बन परमाणु होता है वो कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण कर देता है। अब देखो ये किस प्रकार से होता है, इसका मैं डायग्राम जो है वो बना के बता देता हूं कि अपन देखें कि ये एक कार्बन का जो है आउटलाइन डायग्राम है जिसमें अपन देखेंगे कि एक कार्बन परमाणु
अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ेगा और उसके परिणाम स्वरूप एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे ये कार्बन है जो बीच बीच में जुड़ा हुआ है, इसमें आपके एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, लेकिन इसका इस प्रकार से इसकी शेप होती है हीरे की, जिसमें अगर हम इस कार्बन परमाणु की बात करें, यहाँ पे कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। एक इसका जो कार्बन है वो इस बोर्ड के पीछे की तरफ, केवल बोर्ड के अंदर क्या होता है द्विमीय तल दिखाई देता है आपको। जब त्रिविमीय तल देखेंगे आप तो इसके पीछे वाला जो एक बंध होगा, एक कार्बन जो होगा वो पीछे की तरफ जुड़ा हुआ मिलेगा। इस प्रकार से इस कार्बन की 4 संयोजकताएं पूरी होती है और उसके परिणाम स्वरूप आपके किसका निर्माण होता है, त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण हो जाता है। किसके द्वारा, हीरे की संरचना में कार्बन के बंध के द्वारा। तो इसका जो पहला गुण है वो ये है कि हीरे में कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर त्रिआयामी चतुष्फलकीय आकृति का निर्माण कर देते हैं। आगे अपन देखते हैं इसका जो दूसरा गुण है वो गुण क्या है। इसका जो दूसरा गुण है वो ये है कि कार्बन जो होता है, एक कार्बन और से जो दूसरा कार्बन बंध बनाता है, जैसे ये कार्बन और ये कार्बन बंध बना रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है, कहने का मतलब जो बंध कोण का मान है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है। 2 कार्बनों के बीच, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच 1.54 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। कहने का मतलब जो बंध लंबाई का मान होता है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। 2 कार्बन परमाणुओं के बीच जो आपके दूरी होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। इसके अलावा हम बात करें तो आपके जो कार्बन परमाणु होते हैं वो कुचालक होते हैं। कारण क्या है कि जो कार्बन होते हैं वो 4 अन्य कार्बन परमाणु जो होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, और ये क्या करते हैं कि चारों ही अन्य कार्बन परमाणु के साथ बंधित होकर बंध बना लेते हैं। किसी प्रकार के मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण जो आपके हीरा होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। किसी भी पदार्थ को सुचालक होने के लिए या तो उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होना आवश्यक है या फिर उसके अंदर आयंस का मुक्त होना आवश्यक है। तो ये हम यहाँ बात करें तो कार्बन कुचालक इसलिए होता है कि हीरा कुचालक इसलिए होता है कि हीरे की संरचना के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होता है। तो यहाँ लिखते हैं हीरा कुचालक होता है क्योंकि इसकी संरचना में कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब हीरे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण हीरा कैसा होता है, हीरा कुचालक के रूप में पाया जाता है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि जो हीरा होता है उसका अगला गुण क्या होता है।
हीरा जो होता है वो आपके त्रिविमीय जालक का निर्माण करता है। हीरे के अंदर उसकी संरचना की बात करें तो हीरे में त्रिविमीय जालक का निर्माण होता है। हीरे में त्रिविमीय जालक का निर्माण होता है, जिस कारण हीरा कठोर होता है। ये तो है हीरे की कठोरता के कारण कि हीरे के अंदर जो आकार होता है, उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो त्रिविमीय रूप से त्रिविमीय जालक का निर्माण कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो हीरा होता है अत्यधिक कठोर होता है। अगर हम बात करें प्रकृति में ज्ञात तत्वों की, ज्ञात पदार्थों की, तो ज्ञात पदार्थों में हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है और उसका कारण यही होता है। तो यहाँ हम नोट कर देते हैं कि प्रकृति में ज्ञात पदार्थों में हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। जो हीरा होता है वो कैसा होता है? सबसे कठोर पदार्थ होता है और उसका कारण यह है कि हीरे के अंदर त्रिविमीय जालक का निर्माण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो हीरा होता है वो अत्यधिक कठोर पदार्थ होता है। हम बात करें आगे तो हीरे का जो गलनांक होता है, हीरे का गलनांक 3843 केल्विन होता है। हीरे का गलनांक 3843 केल्विन होता है। कहने का मतलब जो हीरा होता है वो अत्यधिक टेम्परेचर इसका हाई होता है, गलनांक बहुत ज़्यादा होता है इसका। हीरा एक कठोर पदार्थ होने के साथ साथ उच्च गलनांक वाला यौगिक भी है। हम बात करते हैं आगे हीरे के गुणों की, तो हीरे का जब निर्माण हो रहा होता है उस दौरान जब उसके ऊपर दबाव पड़ता है चट्टानों का, उसके परिणाम स्वरूप जो हीरा होता है वो पारदर्शी बन जाता है। हीरे का जब निर्माण होता है, सामान्यतः कोयले की जो खान होती है, चट्टानें होती हैं, उनमें हीरे का निर्माण होता है। तो उन चट्टानों के बीच दाब पड़ने के कारण जो हीरा होता है वो रंगहीन अर्थात पारदर्शी प्रकृति का हो जाता है। तो यहाँ लिखते हैं प्राकृतिक हीरे के निर्माण के दौरान चट्टानों के दाब पड़ने के कारण हीरा पारदर्शी हो जाता है। जो हीरा होता है वो चट्टानों के अत्यधिक दबाव के कारण, दाब पड़ने के कारण कैसा हो जाता है? पारदर्शी प्रकृति का हो जाता है। हीरा जो होता है वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है। हीरे के अंदर किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई जाती है, यह कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ये कार्बन का शुद्ध रूप होता है। किसी प्रकार की अन्य शुद्धियां कार्बन हीरे के अंदर नहीं पाई जाती है, ये एक शुद्ध रूप में पाया जाता है और इसी कारण जो हीरा होता है अत्यधिक कठोर उच्च गलनांक वाला होता है। और आगे हम बात करें, ये हो गया आपके हीरा जो प्राकृतिक है। अब कृत्रिम हीरे जो होते हैं, संश्लेषित जो हीरे होते हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? तो आपने पढ़ा हो कि उच्च ताप व दाब पर शुद्ध कार्बन जो होता है उसको उच्च ताप और दाब पर रख के उससे क्या बना लिए जाते हैं? संश्लेषित हीरे बना लिए जाते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं शुद्ध कार्बन से उच्च ताप व उच्च दाब पर संश्लेषित हीरे प्राप्त किए जाते हैं। देखो बच्चों, जो हीरे होते हैं
वो क्या होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं और संश्लेषित भी होते हैं। तो शुद्ध कार्बन से उच्च ताप व दाब पर संश्लेषित जो हीरे होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। तो ये जो अपन ने पढ़े हीरे की संरचना है, उसके गुण हैं, उसके कुछ बिंदु हैं, वो अपन ने नोट किए हैं। अपन अब पढ़ेंगे हीरे के उपयोग। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब अपन देखते हैं हीरे के उपयोग। हीरा जो होता है उसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, ये अब तक अपन ने देखा है। हीरे के गुण, उसकी संरचना। अब हम देखते हैं हीरे के उपयोग। देखो बच्चों, जो हीरा होता है वो अत्यधिक कठोर होता है और इसका इस गुण, जो कठोरता का गुण होता है, इस गुण का उपयोग कई उद्योगों के अंदर किया जाता है। पहला जो इसका उपयोग होता है, वो इस गुण का उपयोग होता है, वो होता है कांच को काटने में। कांच को काटने में। देखो बच्चों, जो हीरा होता है अत्यधिक कठोर होता है। कई बार आपने जो ग्लास होता है, कांच होता है, उसको काटने के लिए कई जो उसकी पेंसिल बनी हुई आती है, उसकी नोक को देखना। उसकी जो ऊपर वाली नोक होती है इस पेंसिल के समान, उसके सबसे ऊपर वाले सिरे पे हीरे की जो संरचना होती है वो चिपकी हुई होती है। आप उस कांच को काटने के लिए एक स्केल रख के उस हीरे से जैसे ही लाइन खींच के शीशे को तोड़ेंगे तो वो जो गिलास होता है, वो शीशा होता है, जहाँ से लाइन खींची है हीरे से, उस जगह से टूट जाता है। तो इस प्रकार कांच को काटने के लिए हीरे का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो आपके चट्टानें होती हैं, आपके जो पत्थर होते हैं, ग्रेनाइट के पत्थर हैं, संगमरमर के पत्थर हैं, ये अत्यधिक कठोर होते हैं पदार्थ। इन पदार्थों को काटने के लिए भी हीरे की जो ब्लेड होती है वो बनाई जाती हैं। इस प्रकार से जो आपके चट्टान हैं, कई प्रकार की चट्टानें हैं, कई प्रकार की चट्टानें, पत्थर आदि को काटने में हीरे का उपयोग होता है। तो बच्चों देखो, आपके जो हीरा होता है उस हीरे का उपयोग चट्टानों को काटने और पत्थर को काटने में भी किया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं हीरा होता है, उसका उपयोग ग्रामोफोन की जो सुई होती है उसको बनाने में किया जाता है। हीरे का उपयोग फोनोग्राम की सुई बनाने में किया जाता है। तो देखो बच्चों, जो आपके फोनोग्राम की सुई होती है, उस फोनोग्राम की सुई को बनाने में भी किसका उपयोग होता है, हीरे का उपयोग होता है। और लास्ट उपयोग जो है वो आपको पता है, जो आभूषण होते हैं, रत्न होते हैं, उनमें भी किसका उपयोग होता है, हीरे का उपयोग होता है। तो रत्नों आभूषणों में हीरे का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हीरे के उपयोग हैं वो कंप्लीट होते हैं। एक बार और देख लीजिए, हीरे का उपयोग किया जाता है कांच को काटने में, हीरे का उपयोग चट्टानों और पत्थरों को काटने में भी किया जाता है। फोनोग्राम की जो सुई होती है उस सुई का निर्माण भी हीरे से ही किया जाता है। रत्न आभूषणों के अंदर हीरे का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हीरे के उपयोग, उसकी संरचना, अपरूप क्या होते हैं, अपरूपता किसे कहते हैं, कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन ने चर्चा की है। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे जो कार्बन का दूसरा अपरूप है ग्रेफाइट और फुलरीन, उसकी अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।